राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, उसमें जो नवीन पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत बीए का जो पहला सेमेस्टर होता है, उसमें इतिहास विषय के लिए चलिए हम इसका ज़रा पाठ्यक्रम देखते हैं और इसके पाठ्यक्रम में क्या-क्या चीज़ें विद्यार्थियों को पढ़नी है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहली चीज़ तो एक बात ध्यान दीजिए कि आपको इस पाठ्यक्रम में 8 इकाइयों में चीज़ें सामग्री विभाजित की गई है और इसका जो मुख्य विषय है वो है इतिहास होने के साथ साथ प्राचीन एवं आरंभिक मध्यकालीन भारत। तो ये जो प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन है, इसमें जैसे लिखते हैं इसमें सन 1206 तक। तो देखा जाए तो ये बात कि क्या प्राचीन है और क्या मध्यकालीन है और क्या आरंभिक मध्यकालीन है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में इन चीज़ों को अलग अलग प्रकार से समझा जाता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अधिकांश जो ये आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन, इनकी बात होती है जब, तो इनका जो दृष्टिकोण है कि किसको हम पुराना कहेंगे, किसको मध्यकालीन कहेंगे, किसको अभी पिछले आजकल के समय कहेंगे, आधुनिक जिसको कहते हैं आजकल के समय। तो ये जो बातें, ये वर्षों का जो विभाजन है, वो असल में अधिकांश पाश्चात्य जो सोचने की दृष्टि है उसके अनुसार किया जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के अन्य देशों के इतिहास से काफ़ी पुराना है। तो कई बार जो चीज़ें हम जिनको प्राचीन में कहते हैं, तो प्राचीन की हमारी सीमा होती है और अधिकांश बातें हम ईसा पूर्व लगभग 100, 200, 400 साल तक की करते हैं, उसके पीछे हम बहुत कम जाते हैं। जबकि इतिहास तो तब का भी है, उस समय भी कुछ हो रहा था। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल क्या हो रहा था, पिछले 100 सालों में क्या हुआ, पिछले 200 सालों में क्या हुआ, पिछले 1000 सालों में क्या हुआ, तो इसका मतलब हम 3000 सालों में, 5000 सालों में, 10,000 सालों में भी जानना चाहेंगे। ऐसी क्या बात है। लेकिन इसलिए मैं इस बात का केवल आपको ध्यान दिला रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उतना पूरा सब पढ़ने लगें। आपके पास जो समय है, आपके इस प्रश्न पत्र की जो सीमाएं हैं, वो यहाँ थोड़ी समझनी आवश्यक है और उसके अतिरिक्त क्या है, जीवन में क्या चीज़ें हैं, वो भी थोड़ी जाननी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम विषय में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, जैसे जैसे हम दुनिया के बारे में और जानते हैं, तो छोटी आयु में क्या होता है, सब चीज़ें बड़ी साधारण सरल रखी जाती हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा समझने में कष्ट नहीं हो। लेकिन 18, 19, 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति को बहुत कुछ समझ में आने लगता है और जब बहुत कुछ समझ में आने लगता है तो उसको उसी हिसाब से समझना भी चाहिए और हर विषय में वैसे ही समझना चाहिए। तो यहाँ अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो पहली इकाई में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का परिचय और किन लोगों ने उस इतिहास का संग्रहण किया है, अभी तक लिखा है। ये जो नाम यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे कल्हण, आर.सी. मजूमदार, यदुनाथ सरकार, विनायक दामोदर सावरकर जी, ये वही हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सेनानी थे, के.पी. जायसवाल इत्यादि। और इन साहित्यकारों के बारे में जिन्होंने लिखा, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई की दुनिया में जहाँ पर कि जो हम बौद्धिक जब विचार विमर्श होते हैं, तो लगभग हमेशा ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसको बताना पड़ता है अपने बारे में कि भाई मैं क्या जानता हूँ, मेरी क्या स्थिति है। उससे होता ही है कि लोगों को ये समझ में आता है कि भाई ये व्यक्ति खुद इसने ऐसा काम किया है, इसकी बात भरोसे लायक है कि नहीं है, इस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसलिए किन लोगों ने इतिहास लिखा, कल्हण ने, मजूमदार ने, यदुनाथ सरकार ने, सावरकर जी ने, के.पी. जायसवाल ने, इन सब लोगों का खुद का इतिहास क्या था, इनकी खुद की स्थिति क्या थी, इसलिए थोड़ा जानना आवश्यक होता है। और इसके बाद आती है बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। ज्ञान परंपरा का अर्थ क्या है, तो
कैसे हमने ज्ञान को की धरोहर, कैसे ज्ञान को बनाए रखा, सीखा है और आगे अपनी संततियों को, पीढ़ियों को बताते चले। उसके बाद यहां आती है बात प्रागैतिहासिक काल का संक्षिप्त विवरण। देखिए, जिसको ये प्रागैतिहासिक काल कह रहे हैं उसे हम प्राचीन भी कहते हैं। दोनों शब्दों में क्या अंतर है थोड़ा समझ लेना चाहिए। जो चीज प्राचीन से भी पुरानी है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। प्राक मतलब पहले और प्रागैतिहासिक मतलब प्राचीन से भी पहले। तो इसलिए इसका संक्षिप्त विवरण है। और ये सारी बातें देखिए, आपने अभी पढ़ा है, आप अभी इस विषय में प्रवेश कर रहे हैं, आपने अभी देखना है। संभवतः है आपकी ऐसी रुचि बने कि आप जानना चाहें आगे बढ़कर, आगे पढ़ते हुए, कि भाई सब लोग तो बात करते हैं 300, 400, 600 ईसा पूर्व की। महावीर जैन के पहले की बात बहुत कम लोग करते हैं, और वो महावीर जैन लगभग 6वीं शताब्दी में हुए थे। तो उसके पहले क्या हो रहा था, हो सकता है आपकी रुचि बने और हो सकता है आप इसको ढूंढें। और आप सब लेकिन ढूंढने जाने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे और लोगों ने क्या ढूंढा है। तो यही सब कार्यक्रम, इसी प्रकार का जो ज्ञान को जानने की चीज है वो इतिहास में चलती रहती है। अब इसमें जो एक आखिरी चीज है जिसको हम जानना चाहेंगे इस इकाई के अंतर्गत, वो है आरंभिक दक्षिण भारत में राज्यों की संरचना। तो जैसे ये राज्यों की संरचना, भारत के राज्यों की संरचना, यह विषय आपको इतिहास में हर तरीके से जानना पड़ेगा। यहाँ पर दक्षिण भारत की बात हो रही है, किसी और प्रश्न पत्र में आपको उत्तर भारत के राज्यों की संरचना समझनी पड़ेगी और मध्य भारत की समझना पड़ेगी। ये भी समझना पड़ेगा कि और जब हम बात करते हैं नए या पुराने की, और दक्षिण और भारत और उत्तर भारत और मध्य भारत की, तो उसके पीछे क्या है, क्या अंतर है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक और चित्र लेते हैं और इस चित्र को हम देखते हैं कि इस चित्र में क्या बात हो रही है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो इस चित्र में ये है भारत का चित्र, भारत का मानचित्र। हम ये गूगल मैप में देख रहे हैं, और अगर हम इसको थोड़ा सा चित्र को ऐसा कर दें तो आपको ये आप समझ में आएगा। तो ये है हमारा भारत। यहाँ पर ये जो दिख रहा है लाहौर, और इसके इधर पर, और ये ऐसे घूम के गया यहाँ तक, ये बीच में इधर बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल है, और ये जम्मू कश्मीर है। तो ये जो भारत जिसको हम भारत कहते हैं, आज जिसे हम भारत कहते हैं, ये भारत हमेशा से ऐसा ही नहीं था। तो मध्यकालीन, विशेषकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पहले, भारत जोड़ने के बाद से भारत का स्थिति बदल गई। उसके पहले ये बांग्लादेश और ये भूटान और ये बर्मा और ये सब, ये सारा भारत ही कहलाता था, सब कुछ भारत था। और इसी प्रकार इधर अगर आप आएंगे, जिसको हम पाकिस्तान कह रहे हैं, अफगानिस्तान कह रहे हैं, काबुल, कंधार, ये सब भारत का ही हिस्सा थे। तो ये सब चीजें, और ये भारत का हिस्सा क्यों थे। अब आप सोचिए ये भारत का हिस्सा क्यों थे। उस समय कोई राजनीतिक सीमाएं तो थी नहीं जैसे आजकल होती हैं। तो फिर ये भारत का हिस्सा क्यों कहलाते थे। ये भारत का हिस्सा इसलिए कहलाते थे कि देखिए, अब आप थोड़ा सा, मैं इस चित्र में थोड़ा ऊपर जाता हूँ। ठीक है, इस चित्र में अब ये भारत अभी भी आपका ये वाला है ना, इसको थोड़ा बीच में करते हैं, ये भारत का बीच का हिस्सा है। तो होता क्या था कि उस समय ये जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं, यहाँ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, इधर चीन इत्यादि, जहाँ पर भी ऊपर जो रसिया में बहुत दूर, रसिया भी जैसे एक ही यही देश नहीं रहा, इसके भी नाम अलग अलग रहे हैं। ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, ये सब अलग अलग देशों के नाम हैं। ये सारे, इन सब लोगों के लिए भौगोलिक स्थिति के कारण, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति बड़ी अच्छी थी। अब जरा थोड़ा अंदर जाते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा गहराई से समझ लिए। जितना ये जो भूरा, जो नारंगी, हल्का हल्का भूरा या पीला ऐसा दिख रहा है आपको चित्र में, ये सारे रेगिस्तान है। और जो ये हरा दिखता है वो है पेड़ पौधे, मतलब जहाँ वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, इसका मतलब फल है, और वृक्ष हैं इसका मतलब वहां पर खेती हो सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस स्थिति में, यहाँ पर सबसे अच्छी स्थितियां हैं जहाँ पर कि व्यक्ति खा पी के गुजारा कर सकता है। और ये केवल हमारे भारत में नहीं है, देखिए इधर चीन में भी ऐसी है ना। और अगर आप इस पूरे मानचित्र को घुमाएंगे तो ये देखिए, जो साउथ अमेरिका है ये है,
और इसमें भी है, इधर यहाँ पर भी है, मैक्सिको यहाँ पर कुछ जगह पे भी है। तो केवल भारत में ये स्थिति नहीं है ऐसी, लेकिन भारत की स्थिति भारत की स्थिति में एक बड़ी फायदे की बात है, और ये आपने सुना होगा, वो ये है, देखिए ये इस तरफ रेगिस्तान है, इस तरफ समुद्र है 3 तरफ, और ऊपर है ये हिमालय पर्वत। तो ये सब जगह से सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर मौसम की जो मार है वो उतनी बुरी नहीं है जितनी कि बाकी जगह। तो यहाँ पर और ये सारी जगह जो है उपजाऊ बहुत है, यहाँ पर बहुत कुछ उपज सकता है। तो आज से बहुत सालों पहले, 100-200 साल पहले भी जब भौतिक प्रगति बढ़ी नहीं थी, तो क्या है, मनुष्य भोजन जहाँ रहेगा वहीं पर मनुष्य पहुंचता है। मनुष्य क्या है, सारे प्राणी वैसे ही करते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आप इसका चित्र समझेंगे तो आपको ये भी बात समझ में आएगी कि इस चित्र में इस हमारी भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी, उससे ये समझ में आएगा, इतिहास को समझने में भी सहायता मिलती है उस बात को। चलिए अभी चित्र को किनारे करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपना। तो इसके बाद अगली इकाई जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में है। वैदिक और वैदिकोत्तर काल है। असल में हमें चित्र दोबारा लाना पड़ेगा वापस, क्योंकि आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर है और वैदिकोत्तर काल क्या चीज़ है। तो चित्र में जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है वो है लगभग यहाँ पर, इस जगह पर। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, देखिए इतिहास जिसको हम आज इतिहास कह रहे हैं वो क्या है, समय के साथ जीवन में लोगों ने क्या किया, कैसे हमारी मानवीय जाति आगे बढ़ी, उसके बारे में जानकारी है। अब इस जानकारी को इतिहास केवल सिंधु घाटी में तो होगा नहीं। देखिए सिंधु घाटी कहाँ है, थोड़ा इसको अंदर जाते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये जो है देखिए, ये जैसे श्रीनगर वगैरह है हमारा, और ये जो यहाँ से ये जो पूरा ये जैसे मेरा माउस जा रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मोटा मोटा। तो ये जो सारी जगह हैं इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कह रहे हैं, समझिए कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है। देखिए अब इस चित्र में जो यहाँ लोग रहते हैं उनको सिंधु घाटी की सभ्यता कौन कहेगा, वो खुद को तो नहीं कहेंगे। जैसे अगर आप यहाँ कहीं मध्य प्रदेश में रहते हो, इसका नाम अभी तक नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे, हम मध्य प्रदेश के हैं, ऐसा थोड़ी कहेंगे। वो तो आज कहते हैं क्योंकि ये नाम पड़ गया है। आप पहले तो क्या कहेंगे, यहाँ जो भी आपका गांव होगा, जो भी शहर होगा, जो नगर होगा, उसके बारे में कहेंगे आप। तो मैं इस बात का ध्यान आपको इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको ये नाम और लोगों ने दिया। किन और लोगों ने दिया, या तो यहाँ के लोगों ने दिया या फिर यहाँ के लोगों ने दिया। अब इनका नाम क्यों ले रहे हैं, बीच में ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत सारा जो अभी तक इतिहास लिखा गया है उसको लिखने वाले लोग, बहुत सारे लिखने वाले लोग या तो यहाँ के रहे, इस क्षेत्र के रहे, और इस क्षेत्र के लोगों ने सारा कुछ अपने हिसाब से लिखा, नाम भी अपने हिसाब से दिए। तो अक्सर क्या होता है कि हम जिन नामों को लेते हैं वो हमें समझ में नहीं आता उन नामों का इतिहास क्या है, वो नाम ऐसे ही क्यों पड़े, कुछ और क्यों नहीं पड़ गए। तो ये भी सब चीज़ें थोड़ी ध्यान देने की चीज़ होती हैं। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो यहाँ पर है, और वैदिक काल जो है जिसके बारे में बात होती है वो पूरा ही ये वाला है। उसमें ये भी होगा थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। वैदिक काल का कोई समय नहीं है कि वैदिक काल इतना ही है। वैदिक काल का अर्थ इतना है कि महावीर जैन और बुद्ध के पहले का जो काल है उसको हम कहते हैं वैदिक काल। और वो वैदिक काल 5000 साल भी हो सकता है, 20,000 साल भी हो सकता है, 50,000 साल भी हो सकता है। आपको ये सोचना चाहिए कितने हजार साल तक जाता है। तो ये एक प्रश्न है जिसको आपको जानना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि भाई कितने साल को, कितने समय तक के साल को की स्थिति हो सकती है। यहाँ पर हजारों में हो सकती है कि लाखों में हो सकती है। सबसे पहले तो यही जानिए। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम अब अगली इकाई पर चलते हैं। अगली इकाई में आते हैं मगध साम्राज्य और मौर्य वंश। मगध साम्राज्य और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक, आचार्य कौटिल्य एवं उनका अर्थशास्त्र, इन बातों के बारे में पढ़ना है। तो स्वाभाविक है हमारा मन करता है कि भाई ये मगध साम्राज्य क्या है, कहाँ था ये। तो फिर से देखते हैं चित्र को। मगध साम्राज्य जो है, जिसको आज के समय में हम बिहार में जो पटना कहते हैं, इसको कहते हैं पाटलिपुत्र तब कहते थे।
और ये इसकी राजधानी थी। और सत्ता का केंद्र ये जगह कई हजारों सालों तक रही है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत हजारों साल तक रही है। तो इसलिए हमें इसको सरफा जानना चाहिए कि ये मगध और जो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है वो कहाँ थे। देखिए चाणक्य जो है, आचार्य चाणक्य चाणक्य जिन्होंने मौर्य वंश को राज्य में स्थापित करने में सहायता की थी, वे यहाँ के थे, पटना के थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की जाके ये अफगानिस्तान में, यहाँ पर कांधार में, यहाँ पर। और यहाँ ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो यहीं कांधार के पास थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आए कितने, और ये जब गए थे तब 10-12 साल के बालक थे ये, तो कैसे, स्वयं तो नहीं चले गए होंगे, किसी प्रकार से गए होंगे और लोगों का साथ लिया होगा, यहाँ गए होंगे, यहाँ पढ़े होंगे। यहाँ क्यों पढ़ने जाएंगे? सोचिए आज के जैसे समय तो था नहीं कि सब कुछ जैसे अभी बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं फटाफट पहुंच जाता है। महीनों में लोग पहुंचते होंगे, यहाँ तक पैदल गए होंगे। और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने पढ़ाई की, तो जो उनके मैं यहाँ पर इन दोनों की चीज़ों इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सत्ता का केंद्र था, लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपने, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को भी सिखाया है, तो सब यहीं सब सिखाया है, यहाँ कांधार के पास ही सिखाया है। और सीखने के बाद आरंभिक लड़ाइयाँ उन्होंने यहीं पर जीती हैं, सीधे नहीं पहुँच गए यहाँ पर, उनको यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा, उन्होंने सेना बनाई। तो ये मैं इसका केवल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए, चित्र बने मन में कि क्या चीज़ है और कैसी है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब गुप्त साम्राज्य की बात होती है, इसके बाद चंद्रगुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और प्राचीन भारत का इसको हम स्वर्णिम युग कहते हैं। तो ये भी आपको अब देखना चाहिए कि मानचित्र में ये चंद्रगुप्त कहाँ थे। उसके बाद अगली इकाई आती है हर्षवर्धन की, और ये जो है ये आखिरी राजा हैं एक तरीके से जो हिंदू राजा थे, क्योंकि इसके बाद लोधी, खिलजी, मुगल ये सब लोग आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। तो भारतीय जो हिंदू जो यहीं के, और हिंदू को भी, हिंदू शब्द पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारे वहाँ इसी क्षेत्र के राजा थे वो तब, तो ये आखिरी समय है। कौन है? हर्षवर्धन का काल। उसके बाद राजपूत राज्यों का उदय होता है। तो हर्षवर्धन जो है उनका राज्य बड़ा है, और राजपूतों का राज्य है वो छोटी छोटी सीमाओं में, राजपूतों के, मराठों के, इस प्रकार पूरे भारत में नहीं रहे। पूरे भारत में रहने वाले गुप्त साम्राज्य, और उसके बाद कुछ सीमा तक हर्षवर्धन रहे। छठी इकाई में हम जानेंगे सामंतवाद का उत्थान। सामंतवाद स्वयं क्या होता है, राजा क्या होता है, सामंत क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी हमें जानना चाहिए। 7वीं इकाई में हिंदुओं की रीतियाँ, आस्थाएं, प्रथाएं और संस्कृति। केवल लड़ाई थोड़ी होती है, क्या रीतियाँ थी, कैसे लोग थे, उनकी क्या आस्थाएं थी, किस प्रकार की प्रथाएं थी। जैसे आज हम दिवाली मनाते हैं, क्या वो तब भी दिवाली मनाते थे? या दिवाली नहीं मनाते थे तो कैसे मनाते थे दिवाली? तब पटाखे कहाँ से आते थे? बहुत सारे सवाल आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। उनकी कैसा पहनावा होता था, कैसे वो, किस प्रकार का खान पान था, वो सब चीज़ें भी जानने की इच्छा होती है। कैसे व्यापार होते थे, कैसे पढ़ते थे, जानने के लिए बहुत कुछ होता है। संस्कृत में बहुत कुछ जानने की चीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है उनके बारे में भी थोड़ा विवरण प्राप्त करेंगे। और इसके बाद आती है 8वीं इकाई। अब देखिए इसके बाद ये महमूद गजनवी और मोहम्मद घौरी के आक्रमण। महमूद गजनवी और मोहम्मद घौरी ये लोग कब आए और इन्होंने आक्रमण क्यों किए, क्यों इनको आक्रमण की आवश्यकता पड़ी? पहली बात तो ये लोग कब आए और कहाँ से आए, है ना। तो ये भी थोड़ी सी समझने की चीज़ होती है। एक बार हम चित्र वापस लाते हैं तो आपको चित्र में ढूंढना चाहिए कि भाई ये जो मोहम्मद घौरी वगैरह थे और महमूद गजनवी वगैरह थे, वो गजनी अफगानिस्तान में यहाँ कहीं है, और घौरी मोहम्मद गजनवी या वो कहाँ से आए वो भी आपको ढूंढना चाहिए। और इसको स्वयं आपके मन में उत्सुकता जगनी चाहिए कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है, किसका, कहाँ, क्यों, कैसे हो रहा है, लोग कैसे जीवन जी रहे थे, ये सब जानना हमारा उद्देश्य होता है इस इतिहास के विषय में। तो अब इसको यहीं पर रोकते हैं और अगले प्रश्न पत्र के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। किसी अन्य प्रश्न पत्र को लेकर हम चर्चा करेंगे अब अगली बार।